वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, जो हमारे क्लास 6 एनसीईआरटी का प्रथम अध्याय है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले सौर मंडल यहाँ पे दिख जाएगा आपको बाएं साइड में बुक के। तो यहाँ पे सूर्य है और 8 ग्रह हैं, साथ में एक जो है हमारा क्षुद्र ग्रह है। तो ये सारा आपको दिख जाएगा। फिर अब हम लोग चलेंगे अध्याय पे। तो सबसे पहले एक कहानी के तौर पे शुरू होता है कि जो बच्चा होता है वो आसमान में देखता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। अब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि पहले जो है हम लोगों को एक तो चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या बढ़ती है तो क्या होगा कि उस बिंदुओं की संख्या बढ़ जाती है और इतनी हो जाती है कि उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात छोड़ दें, संपूर्ण आकाश की बात करें, तो हमको छोटी छोटी चमकदार जो वस्तुएं हैं उनसे भरी हुई नजर आती हैं। और क्या होता है कि इनमें से कुछ जो है सो बहुत सारे चमकीले होते हैं और कुछ जो है आपको धुंधला नजर आता है। यानी अगर हम कहें तो आकाश में देखने पे लगता है क्या कि जैसे हीरे पूरे जड़े हुए हैं, और इसमें जो है कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि भुक-भाग करते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी को ध्यान से देखिएगा तो कुछ की टिमटिमाहट जो है, यानी कि जो ज़्यादा जल रहा है उसका जो है अन्य तारों से या फिर जो अन्य की जो टिमटिमाहट है उससे कम है। कहते हैं कि बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं, यानी कि सीधा क्या है उसमें लाइट रहता है और वो भुक-भाग नहीं करता है। अब हम आगे देखेंगे तो कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी हम लोग देखते हैं। और चंद्रमा जो है आपका क्या होगा कि अलग अलग समय में अलग अलग आकार का दिखाई पड़ता है, यानी कि उसकी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। जब हम पूर्ण चंद्रमा की बात करेंगे तो लगभग महीने में, यानी कि एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र को हम लोग जो देखते हैं वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या जो पूर्णिमा कहते हैं, इसी समय हम लोग पूरा चंद्रमा को देख सकते हैं। और पूर्णिमा के 15 दिन के बाद जो है हम इसे नहीं देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो कहता है कि जो इसके बाद जो नया चंद्रमा की रात्रि आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो कहता है कि रात में अगर आसमान साफ है तो हम आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर बादलों से भरा पड़ा है तो हम लोग इसका नहीं कर पाएंगे सही से। कहता है एक बात और कहता है कि आपको आश्चर्य होगा इस बात पे कि जब हम दिन के समय में चंद्रमा को और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है? तो देखिए, सीटेट के जो एग्जाम्स हैं या फिर जो भी एग्जाम आता है तो उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अब चेक करता है, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के सीधा सीधा पूछेगा। तो देखिए क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि सूर्य में क्या होता है कि अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है इतना तेज होता है जिसके कारण हम लोगों को दिन में जो है ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं, और रात के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि चमकने वाली वस्तुओं को हम रात में ही देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है अन्य चीजों से अलग है, ज्यादा है। अब देखते हैं आगे। तो कहता है आपको कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पे घूर्णन करता रहता है, इसलिए जो है दिन और रात होता है। तो यही कारण है कि दिन के समय में जो सूर्य की तेज किरणें होती हैं तो हम सूर्य और चंद्रमा को नहीं देख पाते, लेकिन रहते वो दिन में भी हैं और रहते वो रात में भी हैं। तो इस प्रकार जो है कि जो भी सूर्य है, चंद्रमा है और इसके साथ ही जो सारी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकेंगी वो खगोलीय पिंड कहलाएंगे। इसके बाद देखिए कहते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, या करें तो बड़े आकार वाले होते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं। और ये जो गर्म आकार वाले होते हैं, यानी कि जो खगोलीय पिंड हैं ये गर्म हैं, तो ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने हैं? गैसों से बने हैं। अगर हम इनमें ऊष्मा की बात करें तो इन पिंडों के पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना ही प्रकाश होता है, जिससे हम ये लोग क्या करते हैं कि बहुत मात्रा में इसको उत्सर्जित करते हैं। और जितने भी पिंड जो हैं जिनमें अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, वो सारे खगोलीय पिंड जो है तारा कहलाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का जो तारा है एक सूर्य है जो हमारे सौर मंडल में आपको दिख जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो इधर वाले साइड में जो ये आपको दिख रहा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए है। कि इसमें आपको कहता है क्या कि आओ कुछ करके सीखे, जो टॉर्च लेके शिक्षकों को जो पढ़ाना है उसमें। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो सीटेट पेडागोजी वाले में आपको फायदा करेगा। तो देखिए कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, यानी कि जितना भी तारा चमक रहा है रात में सारा लगभग सूर्य के समान है। लेकिन तारा सब जो है इतना दूर है, मतलब सूर्य क्या है नजदीक है और तारा जो है बहुत दूर है, इसलिए क्या है कि हमको छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो ये तारा है इनके पास भी क्या है, उनकी अपनी ऊष्मा या प्रकाश है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत दूर हैं और इनकी जो आकृति है ये हमें छोटी दिखाई पड़ती है कि इनकी दूरी ही बहुत ज़्यादा है। अगर आगे देखिए तो कहता है क्या कि अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जो हवाई जहाज है हम लोगों को कितना छोटा दिखाई पड़ता है, और वही हवाई जहाज जो अगर लैंड कर जाए तो कितना बड़ा दिखाई पड़ता है। अब देखिए कहता है आगे क्या कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हम लोग तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो ये तारों द्वारा जो बनाई गई विविध आकृतियां हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई
गई विविध आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसी प्रकार का जो है एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर है। याद रखिएगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। अगर हम आगे देखें तो बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र हैं, कौन कौन से हैं, तो सप्तऋषि। अब सप्तऋषि क्यों है, इसमें जो है 7 तारों का समूह है और इनका नाम जो है ऋषियों के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन्हें हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। अगर हम सप्तऋषि की बात करें तो कहता है कि 7 तारों का समूह है। कितने तारों का है, तो 7 तारों का है, जो अर्सा मेजर का भाग है, यानी कि जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर है उसका भाग है ये। फिर अगर बात करिएगा तो देखिएगा आप लोग कि कहते हैं क्या कि जो हमारे अपने परिवार या पड़ोस में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी अगर आपके आसपास कोई बड़ा व्यक्ति है, चूंकि अभी आप देख रहे हैं तो आप खुद एक बड़े व्यक्ति हैं, तो जब आप आसमान में देखिएगा तो दिखेगा क्या कि तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अगर हम बात करें प्राचीन समय का कि प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो लोग जो है उस समय, जिस समय इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो वो लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। और उसी तरह में जो दिशा में तारा है उसी तरह का एक दिशा था उत्तर का तारा, ठीक है, जो उत्तर दिशा को बताता था, यानी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका ध्रुव तारा है यही उत्तर दिशा का प्रतीक था और इसी से हम लोग जो है पहचान लेते थे कि उत्तर दिशा इस तरफ होगा। अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, यानी कि जो ध्रुव तारा है हमारा क्या है कि हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। अगर हम बात करें सप्तऋषि की, तो सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे को क्या करते हैं, या फिर ध्रुव तारे की स्थिति को हम लोग जो है आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम अगर बात करें सप्तऋषि मंडल में, तो सप्तऋषि मंडल के जो है संकेतक तारों का, तो ये क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और ये जो है एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है इससे, और जो आगे की ओर बढ़ाता है तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है, देखिए कि ये 2 संकेतक तारे हैं और ये हमारा ध्रुव तारा रहा, तो इसकी ओर क्या करता है, इंगित करता है। अब चलते हैं आगे, तो कहते हैं क्या कि कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, यानी कि जो कुछ पिंड हैं आसमान में उसमें क्या है, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वे क्या होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि जिन पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है तो उनके पास प्रकाश किससे आता है, तो दूसरे तारों से वे प्रकाशित होते हैं। और जो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ये सीटेट के पर्पज से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। आगे देखिए कहता है कि ग्रह जो शब्द है, ठीक है, क्या है, ग्रह जो आपका शब्द है ये आया है कहां से, तो अंग्रेजी में इसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लैनेट। और प्लैनेट जो है आपका कहां का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, प्लेनेटाई, ठीक है, तो उसी शब्द से जो है इसको हम लोग लेते हैं और इस जिसका ये अर्थ है कि परिभ्रमक, यानी कि जो प्लैनेट है, जो प्लेनेटाई है, तो प्लेनेटाई का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। अगर इसके बाद हम बात करें तो कहता है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है, ना कोई अपनी ऊष्मा है ना कोई इसका प्रकाश है। तो अगर हम बात करें अपने पृथ्वी का, तो पृथ्वी क्या है, जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये भी क्या है, ये आपका एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो संपूर्ण प्रकाश है, ठीक है, क्या है, संपूर्ण प्रकाश है, तो संपूर्ण प्रकाश कहां से आता है, तो ये सूर्य से आता है। और जो ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ऊष्मा भी कहां से आती है, तो सूर्य से आती है। और ये क्या है कि पृथ्वी के अगर हम सबसे नजदीक के तारा की बात करें तो सूर्य जो है हमारे सबसे नजदीक का तारा है। या हम अपने सौर मंडल की ही बात कर लें तो सूर्य क्या है, सबसे नजदीक का तारा है। अगर हम बात करें पृथ्वी की अधिक दूरी का, यानी कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर जो है चंद्रमा की तरह ही चमकता हुआ पृथ्वी हमारा क्या होता है, प्रतीत होता है। अब देखिए कुछ रोचक फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बुक के बाएं साइड में। तो कहता है क्या यहाँ पे सबसे पहले कि बृहस्पति, शनि, ठीक है, क्या क्या कहता है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर क्या है कि छल्ले हैं। क्या है, इनके चारों ओर छल्ले हैं। और ये छल्ले जो हैं क्या है, छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं, ठीक है। याद रखना है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस क्या है, तो ये आपको ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। और ये छल्ले किससे बने हैं, तो विभिन्न पदार्थों के जो है असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वी से इन छल्लों को जो अगर हम लोग शक्तिशाली दूरबीन से देखें तो क्या होगा, देखा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। तो क्या है यहाँ पे सौर मंडल में जो हमारी पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले है हमारा क्या, सूर्य। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है, तो आ रहा है बुध। बुध के बाद क्या है आपका शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल के बाद देखिए तो बृहस्पति है, जिसको हम लोग जुपिटर भी बोलते हैं। शनि है, सैटर्न है, तो इसको हम लोग फिर देख लेते हैं। यूरेनस है आपका, फिर इधर आपका नेपच्यून हो गया। तो इतने सारे 8 ग्रह हैं। और जो प्लूटो है इसको ग्रह से बाहर कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ग्रहों की जो है, सारे ग्रहों की जो है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए
देखिए कि उनका घूर्णन काल दिया हुआ है और जो है यहाँ पे वो उनका परिक्रमण काल दिया हुआ है। तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पे घूमते हैं। जैसे बुध जो है इसका परिक्रमण है 88 दिन में और अपने अक्ष पे एक बार चक्कर लगा लेता है 59 दिन में। याद रखिएगा कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं और अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर शुक्र का देख लीजिए, परिक्रमण 255 दिन में है और अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन में है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी का तो सभी को याद ही होगा कि सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमा करता है 365 दिन में करता है और अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है वो आपको 1 दिन में करता है। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? आपका चंद्रमा है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सीटेट के पर्पज से। ठीक है, क्या होता है कि सीटेट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे या आंतरिक ग्रह क्या होता है। तो जितने ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक हैं ये आपको चट्टान से बने हुए हैं, तो ये सारा क्या होता है? आंतरिक ग्रह होता है। अगर हम बात करें बाह्य ग्रह का तो बाह्य ग्रह क्या होते हैं कि सूर्य से बहुत दूर हैं और इनका आकार भी जो है बड़ा होता है। और ये जो बाह्य ग्रह हैं ये किससे बने हैं? तो गैस और तरल पदार्थों से आपको बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानना है आपको? तो कहता है क्या कि जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं, ठीक है, जो पुरानी रोमन कहानियां हैं इसमें जो है सोल किसको कहता है? तो सूर्य देवता को कहता है या फिर कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो कहता है क्या कि सौर शब्द का जो अर्थ है वो है सूर्य से संबंधित, यानी कि हम लोग जब कोई शब्द यूज करते हैं तो किसी ना किसी संबंध रिलेट करके बात करते हैं। तो यहाँ क्या वही बात का है कि सोल जो है तो सूर्य से संबंधित है और सूर्य को परिवार को जो है सूर्य के परिवार को जो है क्या कहा? सौरमंडल कहा, सोलर सिस्टम कहा। इसके बाद जो है आप आगे देखिएगा तो कहता है शब्दों की उत्पत्ति, जो कुछ शब्द हैं हमारे पास उसकी उत्पत्ति की बात करेगा। तो कहते हैं क्या, देखिए कि जो हमारा जियोग्राफी है, ठीक है, यानी जो हम भूगोल कहते हैं, तो भूगोल जो है आपका क्या है? अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी। और अगर इसको सही से देखिएगा तो कहेगा कि यह जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ज्योग्राफी जो है आपको ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यानी ज्योग्राफी का अगर अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा तो कहेगा कि पृथ्वी का वर्णन। और देखिए जो ये ज्योग्राफी है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है जीई यानी जी, जिस शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा है आपका क्या? ग्राफिया, ग्राफिया यानी कि आपका लिखना, यानी कि पृथ्वी का विवरण लिखना। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या? वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन आया कहां से? तो ग्रीक शब्द से आया हुआ है, याद रखेंगे। अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए कुछ और शब्द भी हैं यहाँ पे जो आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा जियो। ठीक है, एक तो जियो है, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। इसी के साथ आता है एक आपका लॉजी, यानी कि क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। दूसरा है जियोमेट्री, यानी कि पृथ्वी का मापन। और तीसरा शब्द आएगा आपको कौन सा? जियोआइड, यानी क्या है यहाँ पे कि पृथ्वी के आकार का जो अनुरूप बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी के आकार के अनुरूप की हम जब बात करेंगे तो वो आपको जियोआइड के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा और है यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रात में हम लोग जब आसमान देखते हैं तो मनुष्य हमेशा से मोहित रहा है। हम लोग भी देखते हैं तो कभी कभी इतना खूबसूरत लगता है, कभी कितना सारा गाना बना हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि खगोलीय पिंड और उससे जो संबंधित गतियां हैं, यानी खगोलीय पिंड या जो गति संबंधित अध्ययन करने वाले, अगर खगोल शास्त्री की बात करें तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो आर्यभट्ट जो हैं प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या थे? प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, और अगर हम इसके अलावा बात करें तो कहता है तो जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह हैं तथा जो चंद्रमा है ये क्या होते हैं? तो सूर्य जो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण जो है चमकता है, यानी चंद्रमा हो या फिर पृथ्वी हो। कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, हम लोग पहले भी बात कर लिए हैं, और यह पृथ्वी का क्या है? सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसी तरह क्या करता है आपको कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का जो है, हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह हैं जो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से उष्मा और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करते हैं और उष्मा भी प्राप्त करते हैं, और उनके पास भी जो है अपने अपने चंद्रमा हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसको? सौरमंडल को। किसको देखेंगे यहाँ पे? अब हम लोग देखेंगे सौरमंडल को। तो सौरमंडल किसको कहेंगे? सबसे पहली बात ये तो देखिए कहते हैं कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्या क्या? सूर्य, 8 ग्रह, यानी कि जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में वो उपग्रह है, और जो कुछ खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि अगर बात करें खगोलीय पिंडों में तो क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, तो ये सब मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और हम जो है इस सब को क्या करते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। और हमारे सौरमंडल का या सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? ये हमारा सूर्य है। तो ये क्या है कि हम लोग अगर देखें तो सीटेट में ये वाला क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो सौरमंडल है कैसे निर्मित होता है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं।
अब देखिए आगे चलते हैं, कहते हैं सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सौर मंडल में क्या है कि जो सूर्य है हमारा वो केंद्र में स्थित है, यानी कि हमारे सौर मंडल में सूर्य कहाँ है, केंद्र में है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये काफी गर्म गैसों से बना हुआ है। कौन? तो सूर्य। कहते हैं कि इसका जो खिंचाव बल है, यानी कहें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या करता है, पूरे सौर मंडल को बांध के रखता है, यानी कि जितना भी ग्रह, उल्कापिंड है, उपग्रह है, तो सबको क्या है कि बांध के रखता है। यानी हम बात करें तो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत जो है हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। लेकिन क्या है कि हम इसकी जो अत्यधिक उष्मा है या तेज प्रकाश है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का दो रीजन है। पहला रीजन तो है हमारा कि वायुमंडल, ठीक है, एक तो वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को जो है रोक के फिर हमारे पास देता है, और दूसरा रीजन क्या है कि सूर्य जो है हमसे काफी दूर है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा है, लेकिन क्या है हमसे काफी दूर है। और अगर हम बात करें कितना दूर है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह क्या है, तो देखिए कहता है कि सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं, हम लोग अभी बात किए थोड़ा देर पहले, और सूर्य से जो है दूरी के अनुसार, किसके अनुसार, तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। किसको? ग्रहों को। तो सबसे पहले क्रम में बुध है, दूसरे क्रम में आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, और जो है आपका नेपच्यून है। तो ये 8 ग्रह हैं। तो ठीक है, ये 8 ग्रह जो है क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश में जो है आपको काथी भी दिया हुआ है, जिसको आप लोग बोल दीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रिक। हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कहता है क्या कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, ठीक है, जितने भी 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो जितने भी ग्रह हैं उनका सबका अपना अपना एक जो है पथ है, और उसी के अंदर क्या करते हैं ये लोग ऐसे करके अपना चक्कर लगाते हैं। फिर अगर देखिए तो कहता क्या है आपको कि ये रास्ते जो है आपके दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले होते हैं, और ये रास्ते जो है आपको क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि रास्ता जो है कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, और यही जो है आपको क्या कहलाएगा, कक्षा कहलाएगा। हम लोग बात करेंगे बुध के बारे में। तो बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है जो ग्रह है बुध। इसकी बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कहता है कि शुक्र और जो पृथ्वी है ये जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। यानी क्या है कि ये जो आकार और आकृति है ये पृथ्वी के समान ही है शुक्र का, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे देखें तो कहता क्या है आपको कि प्लूटो ये एक ग्रह के रूप में माना जाता था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक हुई थी, कब हुआ था ये, आपको अगस्त 2006 में हुआ था। तो इसमें जो है क्या हुआ कि निर्णय लिया गया कि जो ये प्लूटो है ये आपको क्या है, बौना ग्रह है, क्योंकि ये अपना पथ जो है वो भटक जाता था जब ये परिक्रमा करता था उस समय, तो ठीक है इसलिए। और इसी के साथ साथ जो है कुछ समय पहले खोजा गया कुछ और खगोलीय पिंड जो है, जैसे कि 2003 UB 313 सीरस और प्लूटो, इन लोगों को क्या किया कि बौने ग्रह का संज्ञा दे दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है कहता है कि क्या आप जानते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि जो प्रकाश की गति है, ठीक है, ये कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि अगर हम बात करें तो गति के बावजूद भी, यानी कि 3 लाख प्रति सेकंड के बाद भी जो है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पे आता है, ये आता है आपको कितना देर में, तो लगभग 8 मिनट में आता है, ठीक है। तो ये भी क्या बात करता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन पहुंचेगा कितना देर में, तो 8 मिनट में। जब आप आगे जाइएगा तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास में आता है एक्यूरेट, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 8 मिनट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 8 मिनट ही करेंगे। आगे देखते हैं, कहता है पृथ्वी के बारे में। तो देखिए पृथ्वी क्या है, तो कहता है सूर्य के दूरी के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको क्या ये तीसरा ग्रह हो जाता है, ठीक है, तीसरा ग्रह हो जाता है। अगर हम आकार की बात करें, आकृति की बात करें, यानी कि देखिए ये आपका साइज रहा, तो इस हिसाब से अगर हम आकार का बात करें तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। यानी कि सूर्य से दूरी में तीसरा आएगा और आकार में हमारा पृथ्वी जो है 5वां आएगा। अगर हम बात करें तो ध्रुवों के पास जो है ये थोड़ी सी चपटी है, यानी कि हल्का पिचकू भाषा है। यही कारण है कि इसके आकार को हम लोग क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के आकार को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका भूआब कहा जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो कहता क्या है आपको कि भूआब का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जब भी अगर बात करेंगे भूआब का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी के समान। अगर हम बात करें इसके अलावा और किसी चीज़ों की, तो जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं ये केवल पृथ्वी पे है। अब देखिए अनुकूल परिस्थितियों में पानी आ गया, हवा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और पृथ्वी की जो गर्मी है, ठीक है, तो ये ना ज़्यादा है और ना ही अधिक ठंडी है। यानी कि एक उपयुक्त जो है हम लोगों को जो क्या कहते हैं वातावरण दे रहा है, और साथ ही जो है पानी और वायु की उपस्थिति भी है, जो हमारे जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है, या हमारे जीवन के लिए ही आवश्यक है। ये सिर्फ क्या कहते हैं मनुष्यों के लिए नहीं, जीव जंतु जितने भी सजीव हैं सबके लिए जो है आवश्यक है।
आगे हम देखते हैं तो कहता है कि वायु जीवन में क्या करती है, जीने के लिए हम लोग को आवश्यक गैसें देती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी जो है क्या है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। चूंकि यहाँ अगर अंतरिक्ष से देखेंगे यहाँ पे तो ये देखने में आपको नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो इसका 2/3 भाग है, लगभग जो है 71% जो भूभाग है उसमें जल ही है आपका, और 29% जो आपका है उसमें क्या है, आपका स्थल है। तो ये क्या है, इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए क्या है कि इसको नीला ग्रह कहते हैं। और जब आसमान से देखते हैं ना तो ये आपको नीला दिखाई देता है। और सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी इसीलिए है कि यहाँ पे जो है आपको जीवन है, और जीवन उत्पत्ति की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसके अलावा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग जो पहला व्यक्ति है, हम लोग जानते हैं कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। और कब गया था, तो 20 जुलाई 1969 को गया था। याद रखेंगे कब गया, तो 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, अब आइए अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये चंद्रमा का फोटो बना हुआ है, ये चंद्रमा का नाम लिखा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो कौन सा है, तो वो है हमारा चांद। ठीक है, अब देखिए अगर हम चंद्रमा के व्यास की बात करें, ठीक है, तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, यानी चांद जो है हम लोगों को जो बड़ा दिखता है, इसका साइज जो हम लोग को बड़ा लगता है, क्यों लगता है, तो ये जो है हमारे बहुत नजदीक है। ठीक है, जो ये अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की तो वो हमसे काफ़ी दूर हैं, और ये जो है मात्र हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम बात करें तो हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है ये नज़दीक है। अब आगे देखिए कहता क्या है आपको कि हमसे जो है लगभग कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से अगर हम बात करें तो सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना हम लोगों को करना है। तो आप लोग चंद्रमा का देख लिए हैं कि कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और सूर्य की बात करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। तो उपग्रह आपके दो प्रकार के हैं। पहला उपग्रह जो है एक जो प्राकृतिक रूप से है, यानी कि जैसे कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिस प्रकार जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका उपग्रह हो गया। सीधा सीधा बात समझिएगा कि उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखिए इसके अलावा आपको एक मानव निर्मित उपग्रह है। अब मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है उसकी बात करें हम, तो देखिए कहता है कि यह एक कृत्रिम पिंड होता है, यानी कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, और जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो ब्रह्मांड में, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष हैं उसमें जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और पृथ्वी पर जो है संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस लिए किया जाता है, तो यही सब कारण के कि पृथ्वी पर जो है संचार माध्यम के लिए, या फिर उपयोग हम जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे उपयोग करते हैं। अब देखिए कहता है कि इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में हम लोग भेजते हैं, और पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि जो आपका अंतरिक्ष में उपस्थित जो भारतीय कुछ उपग्रह हैं वो कौन कौन है। तो इसमें आप देखिए पहला है आपका इनसेट, दूसरा है IRS, और तीसरा है आपका एडुसेट। ठीक है, तो ये 3 उपग्रह जो है आपका क्या है, जो मानव निर्मित है, ये अंतरिक्ष में भारत के उपस्थित हैं। तो देखिए कहता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, लेकिन क्या है जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसको घूमने में 365 दिन लगता है। लेकिन चंद्रमा के साथ क्या है कि ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक ही भाग जो है क्या होता है, दिखाई पड़ता है। बात समझ गए होंगे। आगे देखिए कहता है कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो उसका जो सतह है उस पर पर्वत है, मैदान है, लेकिन उसमें क्या है कि गड्ढे भी हैं बहुत ज़्यादा। और चंद्रमा की सतह पर जो है क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अगर हम बात करें तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर जो है इनकी छाया को हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह का। किसका, क्षुद्र ग्रह का। तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह हैं ये क्या हैं, तो कहता है कि तारों, ठीक है, क्या बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य पिंड होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपको सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये भी क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेंगे, तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मिलेंगे। अगर हम यही बात करें आगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह किसका भाग है, ग्रह का भाग है, जो कि क्या है, कभी विस्फोट हुआ होगा ग्रह में तो वो क्या होगा, विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग उल्का पिंड पे। किस पे, उल्का पिंड पे। ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए ये भी क्या है कि सूर्य के चारों ओर क्या करता है, ये भी चक्कर लगा रहा है, इसको उल्का पिंड कहेंगे। अगर देखिएगा तो कहता है कि उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कभी कभी कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है, पृथ्वी पे गिरने की हो जाती है। यानी कि जो देखते हैं हम लोग कभी कभी आसमान में कि कोई जो तारा टूट के गिर रहा है वो इसी टाइप का उल्का पिंड होता है। यानी कहें तो जो ये प्रक्रिया होती है पृथ्वी के नजदीक आने की, इस दौरान क्या होता है कि वायु के साथ घर्षण होता है। ठीक है, वायु के साथ घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, गर्म होके क्या होता है ये कि
चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है और कभी कभी जो है कोई उल्कापिंड अगर नहीं गिर जलता है तो पृथ्वी पर गिर जाता है, और जो अगर बिना जले हुए गिरता है उससे क्या होता है कि धरातल में गड्ढा बन जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि उल्कापिंड क्या है। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के। अब देखिए तो आगे क्या कहता है, आपको कहता है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है, किधर इधर से उधर के लिए जो आपको चमकदार चौड़ी, या फिर बात करें तो फैली चौड़े सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको उसी टाइप का दिखा रहा है, जब आसमान साफ होगा तो आपको नजर आएगा। कहते हैं कि यही लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी ही क्या है कि आकाशगंगा या मिल्की वे है। अगर हम बात करें तो हमारा जो सौर मंडल है इससे हम लोग आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि जो हमारा 8 ग्रह और एक सूर्य है ये सब क्या है, इसी यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है। अगर हम इसकी कल्पना करें तो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, यानी कि जो आकाशगंगा ये क्या है कि एक बहती नदी से की गई जो प्रकाश का एक समूह है। अगर हम बात करें तो इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं, बादलों हैं, अर्थात गैस की जो है एक प्रणाली है। देखिए तो यहाँ पे कहता है कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का जो है क्या करती हैं, निर्माण करती हैं आपको। ठीक है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना जो है कितना अत्यधिक जो है कठिन काम है। सोचिए कितना बड़ा होगा जब हमारा एक ग्रह है या हमारा सौरमंडल ही इतना बड़ा है, तो पूरा ब्रह्मांड मतलब जो एक मिल्की वे आकाशगंगा है उसके अंदर हम लोग हैं, और उसका लाखों मिल्की वे होगा तब जाके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो सोचिए कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम इस ब्रह्मांड में अगर बात करें तो ये अगर हमारा ब्रह्मांड है ये, उसके बाद जो है आपका इसमें जो है कई सारा जो है क्या है कि लाखों आकाशगंगाएं हैं। उस आकाशगंगा में एक हमारा सौरमंडल है, और उस सौरमंडल में बात करें तो एकदम छोटा सा एकदम पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा है, फिर सौरमंडल है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद हम हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हम आ जाएंगे। तो सोचिए कि हमारा जो वास्तविकता है वो कितना है। ठीक है, इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।